We are starting with our section Geography, chapter Resources and Development. Now, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. अब बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया कि रिसोर्स है क्या. रिसोर्स क्या होता है? जो हमारा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. उसको क्या होना चाहिए? उसको हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर पाए वो होना चाहिए. उसको ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. कल्चर के थ्रू भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ रिसोर्स. Now the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. अब जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे इन्वायरमेंट में वो एक इंटरडिपेंडेंट है, मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. वो क्या है? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है. अब जैसे हमारे इंडिया में ही काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड थ्रू नेचर, तो मतलब रिलेशन समझ में आया कि तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट इज़ कंज्यूम्ड बाय मैनी? क्या तुम्हें लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हैं? दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद एक टाइप ऑफ रिसोर्स हैं और वही है जो इन्वायरमेंट की चीज़ें एक ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्स में बना रहे हैं. एंड अब रिसोर्सेज की कैटेगरीज़ पर आते हैं. नाउ रिसोर्सेज की कैटेगरीज 4 टाइप्स पर डिपेंड करती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. कौन सी 4 चीज़ें हैं? ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप and status of development. Now let's come to this chart 2. अब रिसोर्सेज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है ह्यूमन. नेचुरल में आता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फिर रिन्यूएबल में आता है कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल, फिर बायोलॉजिकल में आता है नेचुरल और वाइल्ड लाइफ. तो मतलब देख रहे हो दैट रिसोर्सेज बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको हम काफ़ी सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये तो एक पार्ट हो गया. बेसिस ऑफ जो क्लासिफाई करी जाती हैं वो तो मेन हमारी 4 ही चीज़ें होती हैं. दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, द फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑरिजिन में आते हैं तुम्हारे 2 पार्ट, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं तुम्हारे लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और एबायोटिक्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. नाउ बायोटिक रिसोर्सेज these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock. Livestock is mainly cattle. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks, metals, ये सब भी तो हमारी resources हैं. Now the second type, on the basis of exhaustibility. अब जो resources हैं
रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो पता ही होंगी क्या होती हैं, जो रिन्यू हो सके या दे डू नॉट एग्जॉस्ट विद टाइम। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो एग्जॉस्ट कर जाती हैं विद टाइम, या उनकी फॉर्मेशन, उनको रिन्यूएबल होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। नाउ लेट्स रीड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forests, wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. Now, अब जो solar energy है, आप जितनी भी यूज़ कर लो, एक्सेस में यूज़ कर लो, बट इट वॉन्ट बी एक्सटिंग्विश्ड। वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। बट अब हम अगर आते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. Some of these resources like metals and are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with further use. So अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप उसको एक्सेसिव यूज़ करोगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी. So they are called non-renewable resources. Now on the basis of ownership, individual resources, these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some examples of resource ownership by individuals. अब जो resources हैं like these, अब जैसे किसी का take a example of a farmer. अब farmer के पास land है, उसके पास एक irrigation के लिए water resource भी होगा, and in case he is a मोर एडवांस्ड फार्मर तो वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भी यूज़ कर सकता है. सो ही इज़ यूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, बट वो अपने फ़ायदे के लिए, वो अपनी इंडिविजुअल के लिए कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. नाउ यू गॉट एन आइडिया व्हाट आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जो इंडिविजुअली ओन करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Now community owned resources. There are resources which are accessible to all the members of a community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in the urban areas are the de facto accessible to all the people living there. अब I have a park in my neighborhood. मेरे घर के पास एक पार्क है, तो क्या वो सिर्फ मेरा है? नहीं, वो जो भी पार्क को विज़िट करना चाहे वो वहाँ आ सकता है. तो पार्क इज़ अ रिसोर्स, वो अपना रिसोर्स देता है, दैट इज़ अ रिसोर्स फ्रॉम नेचर. सो वी ऑल यूज़ दैट रिसोर्स, तो वी ऑल आर अ कम्युनिटी, तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स. कि किसी वो एक इंडिविजुअल की रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी की रिसोर्स है. नाउ कमिंग टू नेशनल रिसोर्सेज. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन. जो भी रिसोर्सेज नेशन को बिलोंग करती हैं उनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज. द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land.
all the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast, termed as territorial waters, and resources therein belong to the nation. अब जो हमारे पास, now suppose there is an agricultural field, किसी की वहाँ पे खेती बाड़ी की ज़मीन है, पर वहीं पे ही एक प्रोजेक्ट निकला है रेलवेज़ का कि वहीं से उनको ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाना है. तो अब गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो जिसकी लैंड है उसको कुछ पैसा पे करके वो अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें. एंड जो भी, अगर जैसे हमारे पास सी पर आते हैं, सी पे किलोमीटर्स के टर्म्स में मेजर नहीं होता, सी में नॉटिकल के टर्म्स, नॉटिकल माइल्स के टर्म्स में मेजर होता है. तो हमारे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स ले ली जाए तो वो उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं. दैट वाटर बिलोंग्स टू द नेशन. सो हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ लीगल पावर्स हैं जिससे वो कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती हैं. फॉर व्हाट? फॉर द पब्लिक गुड, कि वो पब्लिक का भला कर सकें. और जितने भी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आती हैं, वो सब किसको बिलोंग करती हैं? गवर्नमेंट को. Now coming to international resources, there are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles from the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. अब हमारे वर्ल्ड में कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सब कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं. अब अगर हम लोग डेप्थ के बारे में बात करें तो 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो ओपन ओशन है. वो कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती कि ये हमारे ओशन है, ये हमारा पार्ट है, या ये हमारी रिसोर्सेज है इस ओशन से निकली हुई. नो, वो अगर किसी कंट्री को यूटिलाइज करनी है वो रिसोर्सेज, तो उनको एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कॉन्करेंस से ही वो यूज़ कर सकती हैं, वो ऐसे यूज़ नहीं कर सकती हैं. Now read the do you know. Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Now India को ये राइट मिला था कि वो मैंगनीज नोड्यूल्स माइन करे इंडियन ओशन के बेड से. सो उसने ये एक्ट कब करा होगा? जब उसने एक कॉन्करेंस ले लिया हो फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. Now this is the fourth type of classification. Now potential resources. अब potential resources उनको बोलते हैं जिनको हम कुछ रिसोर्सेज को जिनको हम ढूंढ सके हैं पर उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अब जो गुजरात और राजस्थान स्टेट्स हैं उनके पास बहुत पोटेंशियल है कि वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो सन की पावर है वो भी बहुत अच्छी पड़ती है. देयर आर नो मतलब ज़्यादा क्लाउड्स आते नहीं हैं वहाँ पे.
तो वो बहुत अच्छे से दे हैव द पोटेंशियल कि वो अच्छे से इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके, बट वो करते नहीं है बिकॉज अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है इस फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में. नाउ कमिंग टू डेवलप्ड resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and their level of feasibility. अब जिन रिसोर्सेज का हमें क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है और सर्वे कर चुके हैं थरली, और हमें पता है कि अब हम वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फीजिबिलिटी. अब जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि वो कितना फीजिबल है. अगर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो दैट इज़ नॉट फीजिबल. और हमारी टेक्नोलॉजी पे भी, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सफिशिएंट है कि वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके. Now stock. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among stock. अब काफ़ी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस रिसोर्स का फ़ायदा उठाने के लिए. तो उनको बोलते हैं स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ द कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, but we do not have the required technical know-how to use them for this purpose. Hence it can be considered as a stock. अब जो वाटर कंपाउंड है वो हमें पता है दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of ऑक्सीजन. तो ये दोनों इनफ्लेमेबल गैसेज है और इनसे काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बट हमें उसका यूज़ करना, हमें उसका उस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी हमने अभी नहीं बनाई है, इन्वेंट करी है. तो अभी हम उस वाटर को एनर्जी बनाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं जितना उसका पोटेंशियल है. सो वी कैन टर्म दिस एग्जाम्पल एज अ स्टॉक. नाउ कमिंग टू रिजर्व्स. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. अब रिजर्व्स क्या होती हैं? वो सबसेट होती हैं स्टॉक के, मतलब स्टॉक के ही अंदर आती हैं. अब हम उन रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग नो हाउ, बट देयर यूज़, उसका यूज़ नहीं पता कि हम उसको किस हिसाब से यूज़ करें. दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. अब वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती हैं. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ being utilized only to a limited extent. Thus, the water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. अब ये एक रिज़र्व है जो फ्यूचर में यूज़ करा जा सकता है. Now coming to development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. अब resources human survival के लिए तो ज़रूरी है ही हैं और quality of life को maintain करने के लिए भी. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. अब पहले ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, बट ऐसा नहीं है और ह्यूमन बीइंग्स ने यही समझा कि फ्री हैं और उन्होंने बिना किसी उसके रुकाव के उन्होंने बहुत
एक्सेसिव यूज़ करा उन गिफ्ट्स का, रिसोर्सेज का, और अब ये हमारे पास द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर देयर. डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. अब जो रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज आर बेसिकली दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. अब जो थोड़े जो ग्रीडी लोग हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को. accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. अब जो थोड़े इंडिविजुअल्स हैं उन लोग ने जो रिसोर्सेज हैं उनको accumulate कर लिया, उनको इकट्ठा कर लिया है, और इस चीज़ ने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया है. दैट इज़ द जिनके पास है और जिनके पास नहीं है. दैट इज़ रिच एंड द पुअर. रिच जिनके पास है और पुअर जिनके पास नहीं है. Indiscriminate exploitation of resources has led to a global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब काफ़ी सारे रिसोर्सेज का हम लोग ने डिप्लीट करा है, उनको एक्सेसिव यूज़ करा है, जिससे हमारे पास दीज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर देयर लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, environmental pollution and land degradation. अब burning of fossil fuels क्या है? fossil fuels are resources, और ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लेशन, environmental pollution, ये सारी चीज़ें हैं उसी का ही नतीजा.